चुनावों का मौसम आते ही राजनीतिक हलचल शुरू हो जाती है, लेकिन इस मौसम का एक आर्थिक पहलू भी है। कई वायदे किए जाते हैं, कई योजनाओं की घोषणा होती है। ऐसे में हम इसका फायदा कैसे उठाएं चुनाव तक या उसके बाद के लिए? क्या खरीदें, इसी पर आज बात करेंगे। चुनाव जोर गर्म। चलिए, चुनाव जोर गरम, वो चना चोर गरम, वो हॉट स्पाइसी, उसको बैकड्रॉप पे लेते हुए एकदम से बातचीत करते करते किसी के जहन में नाम आया, तो फाइनली ये शो का नाम मेरे ख्याल से नीरज के जहन में नाम आया था। तो ये चुनाव जोर गरम, बेसिकली आपको याद होगा हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं जब से वो इलेक्शन डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ है चुनाव रिलेटेड स्टोरीज में। इसी हफ्ते हमने इलेक्शन सिलेक्शन नाम का शो उतारा था। तब बेसिक आइडिया ये था कि इलेक्शंस में कहा जा रहा है $7 बिलियन या उससे तो कहीं ज्यादा शायद लॉजिकली स्पेंड होता हुआ नजर आएगा। तो पैरेलल इकोनॉमी, बहुत तगड़ा पैसा झोंका जाता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज वगैरह आते हैं, तो उसमें क्या क्या हो सकता है उसको देखते हुए उस बैकड्रॉप पे हमने एक थीम पकड़ी थी और उन तमाम स्टॉक्स पे बातचीत करी थी। लेकिन आज जो करने वाले हैं कि जिस तरह का एक लिक्विडिटी गश अब शुरू हुआ है, एफआई की तरफ से लगातार जो पैसा झोंका जा रहा है, अब तो डीआई शायद अब मूड बदलता हुआ नजर आए इवेंचुअली आपको उनका। तो ऐसे में लोग अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे, कौन से स्टॉक्स में दाव लगाएंगे इस ऑल इंपॉर्टेंट चुनावी बैटल से पहले या इस पूरे वेव को टाइड अवे करने के लिए? तो ऐसे में देश के 3 जाने माने चेहरे आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। स्टूडियोज में मेरे साथ हैं टारगेट इन्वेस्टिंग के समीर कालरा साहब, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जोड़ेंगे मुंबई से ही, और ट्रेडशिप ब्रोकिंग के संदीप जैन जयपुर से जोड़ेंगे। तीनों जाने जाते हैं आजकल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ऐसे में ये लोग अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ये लोग अपने पोर्टफोलियोज में क्या रख रहे हैं, इलेक्शन को मद्देनजर क्या क्या रखा जाए, क्या हटाया जाए, मैं इसी पे अब फोकस करने वाला हूं। हटाया जाए तो छोड़ें, खरीदारी करने का मन है अभी तो चलिए एक एक करके स्टॉक्स, तीनों से हमने 3-3 स्टॉक आइडियाज मांगे हैं, तो कोशिश होगी अगले आधे घंटे में ये 9 आइडियाज हमारे पास हों जहां पे हम खरीदारी करने का कॉल ले सकते हैं। शुरुआत स्क्रीन के एकदम लेफ्ट से शुरू करता हूं। सेठी सर, आप बताएं पहला स्टॉक और क्यों दाव लगाना चाहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल आशीष, हमने देखा बाजार में एक बहुत ही शानदार तेजी पिछले कुछ दिनों से बनी है जब से इलेक्शंस के अनाउंसमेंट हुए हैं और जो भारत ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो एक्शन लिया उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि ये गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव होगा। तो उसके बाद से हमने देखा काफी जबरदस्त लिक्विडिटी आ रही है। तो मुझे लगता है जो मिड कैप स्पेस है वो काफी अच्छा करने वाला है आने वाले पूरे साल में। तो वहां से मैंने तीनों आइडियाज पिक किए हैं। जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा, एक अच्छी कंपनी है ग्रीव्स कॉटन। नाम से ऐसा लगता है जैसे ये कॉटन या टेक्सटाइल वाली कंपनी होगी, बट ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्रियल इंजन्स बनाती है, ये डीजल इंजन्स बनाती है जो कि ऑटो सेक्टर के लिए तो बनाती ही है। इसके अलावा फार्म इक्विपमेंट सेक्टर है, पावर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, इन सब के लिए काम करती है। बेहतरीन कंपनी है, पिछले कई सालों से बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है। और अगर इसकी क्लाइंट लिस्ट देखें तो एक शानदार क्लाइंट लिस्ट है, जैसे टाटा मोटर्स, M&M, पियाजियो इनको सप्लाई करती है। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने एक एम्पियर व्हीकल्स नाम से एक कंपनी को एक्वायर किया जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में है। तो वहां पे एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आने वाले सालों में रहेगी और उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। एक बहुत ही शानदार बैलेंस शीट, नेग्लिजिबल डेट है, बहुत ही अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं और सबसे अच्छी बात है कि इन लेवल्स पे प्रोमोटर्स भी रेगुलर बाजार में आके खरीदारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है लंबी अवधि के लिए बहुत ही अच्छा एक स्टॉक रहेगा। इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे या स्टैगर्ड रूप में खरीदते रहना चाहिए और मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा इसका 200 रुपए का। चलिए, ग्रीव्स कॉटन वो पहला स्टॉक जहां पे दाव लगाना चाहिए। तो इलेक्शन के मद्देनजर इस समय पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक, ध्यान रखें भारतीय बाजार इस हफ्ते दुनिया में सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाले बाजार हैं। एफआईज का बहुत तगड़ा पैसा आ रहा है, सब तैयारी कर रहे हैं उस ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्शन की। 2014 में भी हमने इसी तरह के मूव्स आते हुए देखे थे, तो मिस आउट नहीं करना है हम लोग को। ऐसे में पहला स्टॉक जो इस समय पोर्टफोलियो में होगा, 40% के अपसाइड अगले 1 साल में जो स्टॉक डिलीवर कर सकता है वो है ग्रीव्स कॉटन। आप लोग की स्क्रीन पे नोट डाउन करें, समय रहा तो एंड में खैर मैं रैप अप भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। संदीप जैन सर, आपका पहला बेट? पहले तो वापस से बड़ाई करूंगा एज यूजुअल। मैं हर जो शोज के जो नोमेनक्लेचर है, जो नामकरण होता है वो बेहतरीन है, मजा आ जाता है। ये नाम से आपको समझ में आया कि चना चोर गरम से जोड़ रहे हैं हम लोग? क्लिक हुआ था क्या? हाँ,
चना जोर गरम से जोड़ रहे हैं, और चना जोर गरम मेरा एक्चुअली फेवरेट भी है, तो मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में कम से कम 3-4 बार चना जोर गरम जरूर से खाता हूँ। अच्छा। तो उससे रिलेटेड मुंह में पानी भी आ रहा है। और तो अब चुनाव जोर गर्म है, एक्चुअली में चुनाव जोर गर्म है। जिस तरीके से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में गर्मा गर्मी दिख रही है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत मार्केट चल चुका है या कई स्टॉक्स नीचे से चल चुके, तो अपॉर्चुनिटीज की कमी है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहां पे क्वालिटी भी आ रही है, साथ में वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं, और उनका अंडर परफॉर्मेंस भी अभी भी दिख रहा है, वो शायद कैचअप करेंगे। तो वैसा ही एक नाम है इंगरसोल रैंड। इनफैक्ट बेहतरीन कंपनी है ये, पहले भी मैंने स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है, और ये कंपनी इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेसर्स और ये सब बनाती है, और एक तरीके से एमएनसी कंपनी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट है इसके पेरेंट जो इरको है उनसे, और जो रेवेन्यू ग्रोथ है पिछले क्वार्टर का बहुत ही अच्छा था, Q3 का। फिर डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है इस कंपनी का, और जिस तरीके से जीरो डेट कंपनी है, 74% की प्रोमोटर्स की स्टेक है, और जो कंपनी ने पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट की ग्रोथ दी है वो करीब 16-17% की है। इन सब को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। हाइस करीब 52 वीक हाइस है 925 रुपए का, 915, और वहां से भी 600 रुपए के लगभग चल रहा है। तो मुझे लगता है आराम से 750 के टारगेट्स अचीव कर सकता है। सो बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश इन्हीं लेवल्स पे करना चाहिए, और लंबी अवधि के लिए तो रखे ही, और साथ में छोटी अवधि में ही बहुत जल्दी रिटर्न्स मिलेंगे। 6 से 9 महीने क्यों देते हैं आप हमेशा? 12 महीने आप लोग नहीं ट्रैक करते क्या टारगेट? देखिए आशीष जी, 12 महीना करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कई बार 9 से 12 महीने भी हो सकते हैं, और 6 से 9 महीने भी हो सकते हैं। तो इसलिए 9 मुझे थोड़ा सा लॉजिकली ज्यादा अच्छा फिगर लगता है, कि अगर वही चीज 12 महीने की जगह पे 9 महीने में आ जाती है अच्छी होके, तो आप सोचिए कितना बड़ा कैगर और कितना बड़ा उसका एक नहीं बिल्कुल, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर 6 महीने में 25% का अपसाइड। इसलिए मैं पॉइंट आउट भी कर रहा था वो 25% का अपसाइड, लेकिन 6 से 9 महीने में वो अपसाइड की बात करी जा रही है, ध्यान रखें। इंगरसोल रैंड वो स्टॉक तो एक एमएनसी पर बेट, और इस ये आयरिश अमेरिकन एमएनसी है, 74% प्रमोटर्स का हिस्सा। ये बेहतर प्लेस है इस समय इस मोमेंटम को चेज करना अगर आपको मार्केट्स में, तो ये लेवल्स नोट डाउन करें। तो हमने बात करी ग्रीव्स कॉटन, 1 साल में 40% का अपसाइड, इंगरसोल रैंड 6 से 9 महीने में 25% का मोमेंटम। कालरा साहब जी, पहला स्टॉक कौन सा है? तो मेरे लिए एनबीसीसी पहला स्टॉक है, क्योंकि अगर आप इलेक्शन देखें और वहाँ पे गवर्नमेंट का देखें, तो वहाँ पे जो ऑर्डर बुक है एनबीसीसी की काफ़ी गवर्नमेंट रिलेटेड हो जाती है। और अभी उनके 3 मेजर जो प्रोजेक्ट थे दिल्ली के, वो सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल में वापस आए हैं। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि अगले 9 महीने में काफ़ी वर्क स्पीड अप करेगा, क्योंकि अगर आप दिल्ली भी जाएं तो नरोजनी नगर जो उनका मेन प्रोजेक्ट था उसमें वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है और सेल्स चल रही हैं वहाँ की। तो मेरे को लगता है कैश ऑन बुक्स काफ़ी है। ये क्या वो सरकारी जमीनों को, बने हुए घरों को तोड़ के फिर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं? ये रीडेवलपमेंट में ज़्यादा है। हाँ। और इनका ये है कि ये कॉस्ट प्लस 7% हर प्रोजेक्ट पे बनाते हैं। तो इनका प्रोजेक्ट कंसल्टेंट टाइप हो तो जो इनका ये जो 7% है वो उनका फिक्स्ड हो जाता है हर प्रोजेक्ट पे। तो अभी इनके एक 7500 करोड़ के प्रोजेक्ट रनिंग में है जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अप्रूवल आया। ये अगले 2 से 3 क्वार्टर में पूरा कम्प्लीटली आ जाएगा, और मेरे ख्याल से एक 35-40% का रेवेन्यू ग्रोथ। और एबिटा में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अकाउंटिंग इश्यूज थे, अकाउंटिंग चेंजेस थे, जहाँ पे एबिटा फ्लैट आई थी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो अब एक और क्वार्टर रह गया है, उसके बाद वो वापस बेस लो हो जाएगा, और एबिटा में काफ़ी बड़ा उछाल दिखेगा ऑटोमेटिकली। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपसाइड स्कोप है। और ये एक स्टॉक है जो थोड़ा सा चला है इस रीसेंट रनअप में, बट मेरे ख्याल से पिटा बहुत है। हाँ, पिटा बहुत है। और मेरे ख्याल से अब ये 80-85 अगले 9 महीने में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन खत्म होंगे, आपके पास ये सब रेवेन्यू आएगा बुक्स में, एबिटा मार्जिन बेसलाइन में आ जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगले 9 महीने इनके लिए काफी अच्छी तरह वेल प्लेस्ड है। इंडिया यूपीआई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर बुक तो वैसे ही स्वेलिंग है ना, 80-90 हजार करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। उससे इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम ऑर्डर बुक देखें जो 10 से 15 हजार करोड़ एग्जीक्यूट होना है वो अगले 1 से 1.5 साल में होना है। अच्छा, जब आपने कहा कॉस्ट प्लस 7%, अब ये सरकारी जमीन पे घर तोड़ के नए बनाते हैं और ये सरकार को वापस हैंडओवर कर दिया जाता है कॉस्ट प्लस 7, ये फिर कमर्शियली भी बेचते हैं? नहीं, ये कमर्शियली भी एक हिस्सा बेचते हैं। बिल्डर तो 30-40% मार्जिन ले जाते हैं। तो ये उस पे काफी मार्जिन ले जाते हैं। अगर आप नरोजनी नगर देखें या बाकी रीडेवलपमेंट देखें, तो उसमें से 30-25% जो सेलेबल यूनिट्स होते हैं वो इनके पास आते हैं। वो फिर वो अपना महंगा मार्जिन की अपसाइड होती है।
अदरवाइज 7.5%। अच्छा ठीक बात। तो एनबीसीसी तो म्यूजिक टू ईयर्स होगा कईयों के लिए, सब बहुत लोग फंसे थे स्टॉक में, लो लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, अभी भी अपसाइड कंटिन्यू करेगा। ये 6 महीने की अवधि की बात करी है ना? 9 महीने, 9 महीने के हिसाब से ध्यान रखिए 80 का टारगेट, तो 25% के अपसाइड यहां पे नजर आएंगे। चलिए इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आते हुए विकास सर, अगला स्टॉक ग्रीव्स कॉटन के बाद। बिल्कुल आशीष, जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा एक बहुत ही शानदार कंपनी है कजारिया सिरेमिक्स। ये भारत की एक लीडिंग सैनिटरी वेयर बिजनेस वाली कंपनी है जिसका एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है। बहुत ही जबरदस्त ब्रांड्स है और एक पूरा नेशन वाइड एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हमने हाल ही में बजट में देखा सरकार का पूरा फोकस था अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर, कई कदम उठाए इस दोनों सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। फिर हमने हाल ही में जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें जो जीएसटी की रेट है वो भी रियल एस्टेट पे कम की, अफोर्डेबल हाउसिंग पे कम की। तो इसका मुझे लगता है पूरा फायदा रियल एस्टेट और उससे ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल वाला जो सेगमेंट है उसमें होगी। जीएसटी काउंसिल की अभी मंगलवार को भी मीटिंग होने वाली है जिसमें वो क्लैरिफिकेशन देंगे जो अभी जीएसटी रेट कट करी है। अब बाकी अगर फाइनेंशियल्स देखें तो बेहद ही शानदार बैलेंस शीट है, डेट बिल्कुल है नहीं, बाकी रिटर्न रेशियोज बहुत ही शानदार है, करीबन 18% की आरओई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोज टू 28% है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को अक्वायर करने की और मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 750 रुपए का। ठीक बात। तो ये ज्यादा अकलमंदी होगी कि डायरेक्टली रियल एस्टेट की जगह रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट्स वहां बेचती हैं, जैसे कजारिया सिरेमिक्स, ये ज्यादा बेहतर प्लेस नजर आती है, ज्यादा कंफर्ट देती है इस समय पोर्टफोलियो में रखना अगले 1 साल में अपसाइड्स के लिहाज से। रियल एस्टेट के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक की तो बात सामने है ही है, और ध्यान रखें सोमवार से देश का पहला रियल एस्टेट जो रीट है उसकी शुरुआत होनी है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो कई सारी कंपनीज के लिए एक वैल्यू लॉक करने का एक तरीका बन जाएगा वो, तो कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे। खैर रियल एस्टेट इसीलिए हरकत में, और उस स्पेस को प्ले करने के लिए कजारिया सिरेमिक्स के लक्ष्य आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए। संदीप सर, अगला स्टॉक इंगरसोल रैंड के बाद। बिल्कुल उसी तर्ज पे है जो विकास जी ने दिया, बिल्डिंग मटेरियल्स रिलेटेड, और वो है एक्सो नोबेल। इनफैक्ट ये स्टॉक मैंने रिसेंटली चैनल पे रेकमेंड किया एज अ वैल्यू पिक ऑल्सो, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी सस्ता है इन वैल्यूएशंस पे। आप देखिए करीब अगर पीयर कंपैरिजन करते हैं, अगर आप एशियन पेंट्स को देखें या कांसाई नेरोलैक को देखें या बर्जर पेंट्स को देखें, तो ये सब बहुत हेवी वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। रीजन बीइंग उनके फंडामेंटल्स मार्केट को अच्छे लगते हैं, एफआईआईज लोग काफी फेवर करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर को। एक्सो नोबेल सिर्फ 21 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और आप खास बात ये देखिए जो एफआईआईज लोग बाइंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका कंफर्ट एमएनसीज में तो वैसे ही ज्यादा आएगा। तो ये एक एमएनसी कंपनी और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है नीदरलैंड्स की एक्सो नोबेल, वहां उसकी है सब्सिडियरी इंडिया में, और ड्यूलेक्स बोल के एक बहुत फेमस ब्रांड इस कंपनी की तरफ से है। और जिस तरीके से इंडिया की या भारत की बोल लीजिए आप कंजम्पशन स्टोरी है, जो रियल एस्टेट की स्टोरी है, अफोर्डेबल हाउसिंग की स्टोरी है, उसका एक बहुत अच्छा प्ले है ये। और मेरे हिसाब से 40 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, 33 के रिटर्न ऑन इक्विटी एम्प्लॉयड पे, अगर पेग रेशियो देखें तो 0.78, प्रॉफिट अगर 3 साल का देखें कैगर तो वो करीब 38%, और ऑलमोस्ट जीरो डेट, सिर्फ 3 करोड़ के डेट से वो मतलब नेग्लिजिबल है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 15%। इन सबको देखता हूं तो मुझे ये स्टॉक बहुत ज्यादा सस्ता लगता है, और इन लेवल्स पे अगर आप लेते हैं तो आराम से बहुत अच्छे लेवल्स 2100 तक के लेवल्स अचीव करेगा ये। अगेन वही 6 से 9 महीने की अवधि की मैंने बात, 6 से 9 महीने का टाइम फ्रेम, 2100 तक का टारगेट, 20% का अपसाइड, और एक और एमएनसी प्लेयर है ये, नीदरलैंड हेडक्वार्टर्ड है ये पेंट कंपनी, जिसका भारतीय सब्सिडरी में ऑलमोस्ट 75% थ्रेशोल्ड लिमिट तक का स्टेक है। अच्छा, आज ये इलेक्शन तक की तैयारी सारे एमएनसीज के जरिए हो रही है, थोड़ा सेफ। और एक और इशू है, आज आपने जो नाम दिए ना, इंगरसोल रैंड, एक्सो नोबेल, अगले आने वाला है, वो हिंदी में इसलिए लिखे लोग कंफ्यूज हो जाते, अंग्रेजी में लिखने पड़ गए मुझे स्क्रीन पे नाम, ऐसा क्यों? मुझे भी जब वो लिस्ट के बाद मैंने जब निकाली, कम से कम 30-40 स्टॉक्स में से निकले, और ये तीनों ही एकदम अनोखे नाम वाले, थोड़े ज्यादा प्राइस वाले यही निकले हैं। एंड समहाउ मुझे लगता है कि एमएनसी प्लेज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो या ग्रोथ हो या क्वालिटी ऑफ, यही निकले, मतलब कुछ डेटा क्रंचिंग करी उसके बाद ये फाइनल 3 बेट्स आपके निकल गए हैं सामने। बिल्कुल, ये फाइनली ये 3 निकले, और मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बहुत सस्ते लगते हैं, और बहुत ज्यादा कन्विक्शन है इन स्टॉक्स में। और आगे भी आने वाले दिनों में अगर मार्केट कहीं टूट जाए, इलेक्शंस के बाद कोई रिजल्ट दूसरा आ जाए मार्केट के विपरीत, सोच के विपरीत, तो एटलीस्ट ये नहीं हो कि कोई गलत स्टॉक लेके बैठ गए। नहीं, ठीक बात।
तो तीसरा नाम भी जो आने वाला है ना वैसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है वो, लेकिन वो ब्रेक के बाद बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं मैं आप लोग को। तो एक्सो नोबेल अगला बेट है, 6 से 9 महीने में अपसाइड नोट डाउन करें। कन्विक्शन इन स्टॉक्स को लेकर संदीप जैन साहब का। अच्छा, कालरा साहब ने पहला स्टॉक दिया था, इंटरेस्टिंग था, एनबीसीसी, जिसमें 80 तक के टारगेट्स अगले 9 महीने में हासिल हो जाएंगे। कालरा साहब अगला बेट कौन सा है? ये सब आप लोग के अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में खरीद के बैठे हैं क्या? जी। खरीदने की तैयारी हो गई क्या सब? हमने खरीद के बैठे हुए हैं 46 पे एनबीसीसी हमने लिया 46 पे लिया हुआ है। 46 51 पे। अब अगला जो बोलने वाला हूँ वो भी अराउंड 42 43 पे काफी लिया था, वो इलाहाबाद बैंक है। और अभी भी कन्विक्शन बना हुआ है। अभी भी काफी कन्विक्शन बना हुआ है और अभी मेरे ख्याल से ट्रेंड शुरू हुआ है इलाहाबाद बैंक में, क्योंकि अभी रिसेंटली पीसीए में बाहर आया, पीसीए से बाहर आया। कैपिटल अगर आप देखें से बाहर आया, ज्यादा लोन देंगे तो फिर साला गड़बड़ कर देंगे। लेकिन अगर आप देखें तो वो कम से कम 3-4 साल की साइकिल होती है। हाँ। जो आप बात कर रहे हैं कि वापस से लोन रिवर्सल में इशू आएगा, तो मेरे ख्याल से वो एटलीस्ट अगले 1-2 साल के लिए काफी अच्छी वैल्यूएशन। नहीं, पीछे से आना ऊपर, मतलब कैपिटल है, हालात सुधर रहे हैं, इस बात का तो भरोसा और गवर्नमेंट की ये कन्विक्शन है कि इसमें पैसे डालना ज्यादा साउंड है। क्योंकि अगर आप लिस्ट देखें और जो कैपिटल एलोकेशन इस बार हुई उसमें से सेकंड हाईएस्ट इलाहाबाद बैंक में गए हैं। तो मेरे ख्याल, और दूसरा ये सपोर्ट करता है एमएसएमई और एग्रीकल्चर में शुगर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट इलाहाबाद बैंक से आता था, इसलिए अगर आप उसकी क्लाइंटल देखें तो कम से कम 20% उसका शुगर स्पेस के हालात सुधारने की कोशिश हो रही है, उसका भी फायदा मिलेगा। इसके थ्रू इलाहाबाद बैंक के थ्रू ही मेनली मेरे ख्याल से अगर वो सिस्टम चलेगा, क्योंकि अगर आप पिछली बार ही देखें जब ये पीसीए से बाहर था, यही मेन सपोर्टर था शुगर इंडस्ट्री का। और पिछले 2 साल से जब से ये पीसीए में है, शुगर इंडस्ट्री की हालत लोन वाइज और नीचे जा रही है। वो 1+1 आप उसको लिंकअप कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर वो 10-15% भी लोन ग्रोथ दिखा दे तो उसके नंबर्स काफ़ी बड़े रिवाइज हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक यहाँ से एक 65 का टारगेट मेरे पास शॉर्ट टर्म के लिए, मैं उसको 9 मंथ दे रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से वो 3 से 6 महीने में आ जाएगा। हाँ, पीएसयू बैंक चलते हैं तो फिर तो हाई बीटा गजब के होते हैं। 20% का अपसाइड, 65 का। देखिए क्या इन डेप्थ एक्सपर्ट्स हमारे नॉलेज लेकर आए तमाम स्टॉक्स पे आपके लिए। अब तक मैंने 6 स्टॉक्स प्रॉमिस किए, 9 स्टॉक्स, तो ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार एक और ऐसे इंटरेस्टिंग आइडिया हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, ऐसे स्टॉक्स जो इस समय पोर्टफोलियो में रखें, चुनाव या उसके बियॉन्ड अच्छे रिटर्न से स्टॉक्स कमा के देंगे। चुनाव जोर गरम, बेसिक आइडिया कि पोर्टफोलियो में कैसे स्टॉक्स रखें, कौन से स्टॉक्स रखें यहां से इलेक्शन और उसके बियॉन्ड, जो हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं तगड़े रिटर्न्स यहां से देंगे। अब तक हम लोग वीव करने की एक थीम को कोशिश कर रहे थे और आज एक्सपर्ट्स को पूरा मौका है, जो स्टॉक रिकमेंड करना है करें। बेसिक मोटिव इंसेंटिव हम लोग का कि तगड़ी कमाई हो। 6 स्टॉक्स हो चुके हैं, मैं रैप अप करने की कोशिश करूंगा। अगर एक्सपर्ट जल्दी जल्दी बोलिए, मैं तो ज्यादा बोलता ही हूं, कुछ इलाज है नहीं उसका। पर सेठी सर, अगला तीसरा और आखिरी बेट आपका। नहीं, बिल्कुल आशीष, जो तीसरा स्टॉक रहेगा उसका नाम है जेके पेपर। भारत की एक लीडिंग पेपर मैन्युफैक्चरर है जो कि हर तरह के पेपर, राइटिंग पेपर, प्रिंटिंग, कोटिंग, सब पेपर्स बनाती है। हमने देखा हाल ही में इंटरनेशनली पेपर प्राइसेस बहुत बड़े हैं और जिसका फायदा पूरे पेपर सेक्टर को हुआ है। इसका मेन कारण था चाइना ने पोल्यूशन कंसर्न्स की वजह से पेपर पे प्रोडक्शन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए और उसके अलावा वेस्ट पेपर के इंपोर्ट पे भी बैन किया। और फिर हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट में भी कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्लास्टिक पे भी बैन किया, जिसका फायदा पेपर कंपनियों में देखा जा रहा है। इस कंपनी ने एक सिरपुर पेपर करके एक कंपनी को अक्वायर भी किया रिसेंटली, जो कि काफ़ी फायदेमंद होगा कंपनी के लिए। मुझे लगता है ये जो स्टॉक है अपने हाइट से काफ़ी गिरा है और उसके बाद मुझे लगता है वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो इन लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में बहुत अच्छे नतीजे आएंगे पेपर कंपनियों के, तो इन लेवल्स पे खरीदे। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 225 रुपए का। अरे वाह, तो ये तो अच्छे खासे 50-55% के अपसाइड की यहां पे बात हो रही है। 225 के टारगेट्स अगले 1 साल में जेके पेपर आपको डिलीवर करके देगा। जेके पेपर लिखना आसान था, पर अभी एक लिखना मुश्किल वाला स्टॉक आने वाला है संदीप सर की तरफ से। इंगरसोल रैंड, एक्सो नोबेल के बाद संदीप जी तीसरा स्टॉक कौन सा? हनीवेल ऑटोमेशन। वाकई में आशीष जी, आज तो तीनों ही नाम बहुत ही ऐसे हैं कि लोग जल्दी से सुनते भी नहीं है। और नहीं, अब इसमें हिंदी में लिखता तो लोगों को ढूंढने में मुश्किल होता कि AKZO एक्सो, अब हिंदी में लिखता तो ढूंढने, इसलिए मैंने अंग्रेजी में लिख दिए ताकि सब ढूंढ सके आसानी से। हाँ सर। नहीं, ठीक बात है।
और वो हिंदी में लिखते तो हनीवेल ऑटोमेशन होता तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता। तो मैं यही कहूंगा कि पर ये कोशिश करिए हिंदी में लिखने की। डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब लिखा है तो दिखाएं जरा स्क्रीन पे। हाँ आप बोले सर। हाँ, बहुत छोटी इक्विटी कैपिटल है, सिर्फ 9 करोड़ की इक्विटी है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, इसलिए भाव 22-23 हजार के लगभग है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 20%, प्रोमोटर होल्डिंग 75%, साथ में जो प्रॉफिट 3 साल की अगर कैगर देखें तो वो करीब 25% के लगभग है। इन सबको देखते हो ट्रेलिंग 12 मंथ्स अगर आप देखें रिजल्ट्स के तो सुपर्ब है। इनफैक्ट बेस्ट एवर क्वार्टर, बेस्ट एवर एनुअल रिजल्ट्स देने वाली ये कंपनी इस बार। इन सबको देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बेहतरीन है और जिस तरीके का नाम है, ऑटोमेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाती है, बहुत सारे सॉल्यूशंस देती है, बिल्डिंग सॉल्यूशंस के लिए भी कई चीजें देती है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। FIIs के अगेन ये फेवरेट्स है 27,500 के टारगेट पे। हाँ, अमेरिकन मल्टीनेशनल ओन करती है 75% स्टेक। तो आज सारे MNCs और सारे वो बेट्स ऐसे जहां पे अच्छे फंडामेंटल्स हैं और अच्छी ग्रोथ, अच्छे रिटर्न्स हासिल हो जाएंगे आपको। हाँ, टिकट प्राइस इन स्टॉक से थोड़े बड़े हैं पर उससे आपको मतलब होना नहीं चाहिए। रिटर्न से तो कमाई तो उतनी होनी है एट द एंड ऑफ द डे। कालरा साहब, NBCC इलाहाबाद बैंक सरकारी भी आज बेट करना है क्या? नहीं, एक प्राइवेट है, ओबरॉय रियलिटी। अच्छा, हाँ। तो रियल एस्टेट नाम है। GST का फोकस रियल एस्टेट पे था। गवर्नमेंट का भी फोकस रियल एस्टेट को वापस कहीं ना कहीं पुश करने के लिए है। इन्होंने तो बहुत बड़ा बोरिलियम प्रोजेक्ट डाल दिया। बिक रहा है क्या वो? मेरे अब काफी बिक रहा है और उसका रेवेन्यू बुक होना शुरू हो रहा है। वो बहुत मैसिव प्रोजेक्ट है वो। अब वो अराउंड 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। टाटा से जमीन खरीदी थी इन्होंने ना। हाँ, वो 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसका 25% रेवेन्यू बुक हो गया। अब वो 50% अगले 3 से 6 महीने में करने वाले हैं। और वहाँ पे मेरे ख्याल से कैश कलेक्शन काफी हाई है और सेलेबल यूनिट्स काफी जल्दी निकल रहे हैं। तो और ओबरॉय में एक 350-400 करोड़ का रेंटल इनकम बन गया है। तो जो अब रीच की बात हो रही है या कमर्शियल को सपोर्ट की ओबरॉय मॉल वगैरह से रेंटल इनकम आता है ना। और एक कॉमर्स इनके टावर्स हैं ओबरॉय, उसी वेस्टर्न होटल है शायद बॉम्बे अगर आपने देखा हो। गोरेगांव के पास ही, वहां से भी काफी ऑक्यूपेंसी हाई हो गई है। तो मेरे ख्याल से अगले 6 से 9 महीने में काफी बड़ी अपसाइड है इनके लिए। और इनका जो वर्ली का प्रोजेक्ट है वो भी एक 30-25% कंस्ट्रक्शन में आ रहा है। जो मेरे ख्याल से अगले 9 महीने में आ जाएगा। वो भी एक 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स इनकी बुक में काफी जल्दी आने वाले हैं और प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा आते हैं। और रियल एस्टेट की पसंदीदा बेट है ज्यादातर लोगों की, क्लीनर मैनेजमेंट, क्लीनर बैलेंस शीट वगैरह देखते हुए। चलिए जाते जाते क्विकली बता दूं, NBCC इलाहाबाद बैंक और ओबरॉय रियल्टी, कालरा साहब के टॉप पिक्स, जैन साहब के इंगरसोल रैंड, एक्सो नोबेल और हनीवेल ऑटोमेशन, और विकास सेठी साहब लिख लें आप लोग पोर्टफोलियो में बनाने रखने का ये मौका है इन स्टॉक्स में। ग्रीव्स कॉटन, कजरिया सिरामिक्स और JK पेपर। तो ये वो बेहतरीन 9 बेट्स आपके लिए जो इस समय आप रख सकते हैं पोर्टफोलियो में तगड़े अच्छे रिटर्न्स। चलिए आप तीनों का धन्यवाद हमारी आज मदद करने में, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कराने में और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।